बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बिहेवियर साइंस। आज की इस वीडियो के अंदर सेक्शन ए को, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, लाइक इंफॉर्मेशनल केयर तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इंफॉर्मेशनल केयर के बाद जो हैंडलिंग डिफ़िकल्ट पेशेंट है, देयर फैमिली है, इससे लेकर पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के ऊपर, सेक्शन ए के ऊपर पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सेक्शन ए की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। हमने प्लेलिस्ट अडाप्ट किया, प्लेलिस्ट मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया है। हर सेक्शन के ऊपर एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो उनको चेक कर लेना। आज हमने हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज पढ़ना है। इसके अलावा क्राइसिस इंटरवेंशन और डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। देन कम्स द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, पब्लिक स्पीकिंग है। वैसे पब्लिक स्पीकिंग वाला टॉपिक मोहम्मद हुसैन राना के अंदर नहीं है, तो इस टॉपिक को भी थोड़ा सा हम स्किप कर देंगे। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेकिंग बैड न्यूज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले है हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट एंड देयर फैमिली। अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि यंग डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टूडेंट को उन पेशेंट का या उन फैमिली का सामना करना पड़ता है जिनको डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टर के साथ बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी मकसद के लंबी डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। रिपीटेटिव डिस्कशन होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, यानी ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो मीनिंगलेस डिस्कशन करते हैं, डॉक्टर के प्रीशियस टाइम को वेस्ट कर देते हैं, डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ओके, उनसे मदद तलब करते हैं, लेकिन अनड्यू फेवर्स होती है, अनप्रोफेशनल डिमांड करते हैं। ओके, डॉक्टर के बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं। जब थिंग्स इनके फेवर में नहीं जाती तभी गुस्सा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रूड और एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। ओके, किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट या ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर रेफ़र करता है तो उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। और इनके पास मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्पटम्स भी होते हैं, लाइक वेग फिजिकल कंप्लेंट, यानी कुछ ऐसे सिम्पटम बताना शुरू कर देते हैं जो मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, मेडिकल उसको एक्सप्लेन नहीं करता। लाइक वेग फिजिकल कंप्लेन है या पेन की हिस्ट्री देना शुरू कर देते हैं जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे इंडिविजुअल के साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी टॉपिक का नाम है हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। अब इस केस में मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? ओके, तो सबसे पहले बायो सोशल मॉडल की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, फिर इसके बाद अपने आप को ट्रेन करना है, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन और काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है। उनके गुस्से को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करनी है। ओके, रिलैक्सेशन टेक्निक को सीखना है ताकि अपने गुस्से के ऊपर काबू किया जा सके। डिफिकल्ट पेशेंट को अप्रोच करना टॉलरेंस के साथ, पेशेंस के साथ, और एक्टिव लिसनिंग और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वाले प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है। ये वही प्रिंसिपल थे जो आपने काउंसलिंग वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। ओके, कहती है कि लंबे गहरे सांस लो और स्ट्रेस को ख़त्म कर दो। ठीक है, बाकी कहते हैं कि पर्सनल इंसल्ट के बारे में कोई कमेंट ना करो या अपनी ऑनेस्टी के ऊपर कोई चैलेंज वगैरह ना करो। यानी जो दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं, बाज़ वक़्त डॉक्टर को बुला कहना शुरू कर देते हैं, फैमिलीज़ वगैरह जो डॉक्टर्स को बुला कहना शुरू कर देती है, तो इस केस में आप इनको इग्नोर कर देना। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा गुस्से में आए तो पेशेंट या फैमिली मेम्बर को उनके गुस्से का इज़हार करने देना। ओके, और फिर ये कहना कि आपका गुस्सा समझ के काबिल था, यानी आपका गुस्सा जायज़ था, तो इस तरह की बात करनी है। ओके, चेयर ऑफ़र करो या उनके गुस्से को ठंडा करने की पूरी कोशिश करो। ओके, आगे कंसल्टेशन की ऑब्जेक्टिव को, ड्यूरेशन को डिफ़ाइन करो। अगर आपसे मामला नहीं संभल पाता तो अपने कोलीग्स या सीनियर कंसल्टेंट की तरफ रेफ़र करो। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनसे आप डिफ़िकल्ट पेशेंट को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है कि डिफ़िकल्ट पेशेंट को हैंडल करो। ओके, लेकिन फिर भी रीड कर लेना इनके पॉइंट्स को। इसके बाद है क्राइसिस इंटरवेंशन और डिज़ास्टर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई नागहानी आफ़त आ जाती है, लाइक ज़लज़ला आ गया है, समंदर का कोई सुनामी वगैरह आ गया है, सैलाब आ गया है, जंग हो गई है, ठीक है, या कुछ ज़्यादती का केस है या मर्डर का केस है, तो इस केस में क्राइसिस वगैरह, जिसको बहरान बोलते हैं, उसको किस तरह से मैनेज करना है, या डिज़ास्टर को किस तरह से मैनेज करना है। अब क्राइसिस को 2 वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, एक है डेंजर और दूसरा अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ पर डेंजर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्राइसिस एक वेरी स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं जो नेचुरल भी हो सकते हैं या मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल के अंदर अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, वार है, और मैन मेड के अंदर रेप वगैरह, मर्डर के केसेस होते हैं। क्राइसिस के 3 फेजेस होते हैं, पहला इमरजेंसी फेज, दूसरा रिहैबिलिटेशन फेज, तीसरा होता है रिकवरी फेज। इमरजेंसी फेज के अंदर असल जो डिजास्टर स्टार्ट होता है, रिहैबिलिटेशन के अंदर पर्सन आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जा रहा होता है, और रिकवरी फेज के अंदर पर्सन उस दुख को भुला चुका होता है और अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आ चुका होता है। ओके, जो क्राइसिस किन ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप आर वुमेन, चिल्ड्रन और एजिड। जो ट्रॉमा होता है क्राइसिस की वजह से या डिजास्टर की वजह से,
वो सर्जिकल और मेडिकल के अलावा साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सोशल चेंजेस भी हो सकती है। इसको सपोर्ट करने के लिए ट्रेंड प्रोफेशनल आपको पर्सन चाहिए, साइकियाट्रिस्ट चाहिए, ओके। इकोनॉमिकल या सोशल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ज़लज़ले में घर चला गया है या सैलाब आ गया था, उसका पूरा मकान बह गया या टूट गया, तो इस केस में इकोनॉमिकल या सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ओके। एक दूसरे को सपोर्ट करना है। यहाँ ये नहीं कहना कि बाहर से मदद आएगी, हुकूमत मदद करेगी तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे, इस तरह की बातें नहीं करनी, ओके। अब जो रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं उनको भी रेस्ट चाहिए, ओके, ठीक है, उनको भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, ओके। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, इसको छोड़ दो, ये डूज़ और डू नॉट्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। डूज़ क्या होना चाहिए, तो आपने क्या कहना है क्राइसिस इंटरवेंशन में और क्या नहीं कहना। डूज़ के अंदर ये कहना है कि कोई एबनॉर्मल सिचुएशन है, उसके अगेंस्ट आपका ये नॉर्मल रिएक्शन है और मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा फ़ील हो रहा होगा। ये आपकी कोई गलती नहीं थी, आपसे जो हो सका था आपने वो कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा अफ़सोस हूँ, यानी अफ़सरदा हूँ, शर्मिंदा हूँ कि ये कुछ हो चुका। और फिर ये कहना है कि थिंग्स अच्छे तरीके से बेटर हो सकेगी। ये सारे डूज़ होते हैं और ये डू नॉट्स होते हैं जो नहीं करने, ये करने होते हैं। इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट एक वो स्टेट होती है जहाँ पे दो इक्वली ऑपोज़िट फ़ोर्स आपस में दूसरे को रेज़िस्ट कर रही होती है। जिसको आप आम अमली ज़िंदगी में झगड़ा वगैरह भी कह सकते हैं कि दो पार्टी आपस में लड़ झगड़ रही है और दोनों के मोटिव्स या दोनों के ओपिनियंस एक दूसरे से डिफरेंट है, ओके। अब कॉन्फ्लिक्ट्स के क्या कॉमन कॉजेज़ होते हैं हेल्थ सेटिंग के अंदर, जब नीड्स और वांट इनको पूरी तरह मीट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल जब पेशेंट डिससैटिस्फाई होता है फूड से या वार्ड्स के बेडिंग से, सिस्टम से, ओके, मेडिसिन से, या जब वैल्यूज़ टेस्टेड होती है। फॉर एग्जांपल जो यंग फीमेल होती है वो ये नहीं वो मेल जो मेडिकल स्टूडेंट है उससे एग्जामिनेशन नहीं करवाती, ओके। तीसरा है असम्पशन आर मेड, ओके। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो डॉक्टर अपने पेशेंट्स को रेगुलरली अटेंड नहीं करता, वो ये अज़्यूम करता है कि उसका पेशेंट उसकी बिज़ी लाइफ़ को जानता होगा, हालाँकि ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा हाई होती है जब पेशेंट ये बिलीव करता है कि कीमोथेरेपी की वजह से उसका लिम्फोमा ठीक हो जाएगा कंप्लीटली, लेकिन जब वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है तब पेशेंट झगड़ना शुरू कर देगा। जब नॉलेज मिनिमल होती है, जब मोस्टली पीपल को मेडिकल प्रोसीजर के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे किसी को ईसीजी कराने के लिए लेके गए तो वो ईसीजी को कराने के लिए चेस्ट का एक्सपोजर ज़रूरी होता है, लेकिन उसको तो पता ही कुछ नहीं था, उसने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। या पर्सनैलिटी, रेस, जेंडर या सोशल क्लास के डिफरेंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये कॉमन कॉजेज़ होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के इन हेल्थ सेटिंग। मोस्टली जो कॉन्फ्लिक्ट का कॉज होता है वो पार्टी कम्युनिकेशन का होता है। अब मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। अब यहाँ पे 3 स्टार बने पड़े हैं, इसका मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा स्टार यहाँ पे बनेगा। ब्रेकिंग बैड न्यूज़। तो स्टेप्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, तो जिनके दरमियान दो पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, तो उनको आमने सामने रूबरू करवाना है, ओके। ऐसा गोल सेट करना है जिसकी वजह से दोनों पार्टियों की जीत हो। ऐसा ना हो कि आपने किसी एक पार्टी को फेवर किया, दूसरी पार्टी को फेवर नहीं किया। यहाँ पे दो पार्टी क्या हो सकती है, एक तो पेशेंट्स, उसकी फैमिली हो सकती है, दूसरा डॉक्टर वगैरह हो सकता है या मेडिकल स्टूडेंट हो सकता है, ओके। फ्री कम्युनिकेशन के जरिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, अपने कंसर्न और रिजर्वेशन के बारे में ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि किसी एक पार्टी को खुश करके दूसरे को नाराज़ कर गया। दोनों को ऐसा फैसला करना है जिसकी वजह से दोनों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ठीक हो गया। और लास्ट है कि अगर किसी का डिफरेंस इन ओपिनियंस होता है, किसी की अगर राय डिफरेंट होती है तो उनका एहतराम अच्छे तरीके से करना है, ओके। अब है पब्लिक स्पीकिंग वाला टॉपिक मोहद्दिद हुसैन राना के अंदर नहीं था, तो इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्रेकिंग बैड न्यूज़ की तरफ। तो ब्रेकिंग बैड न्यूज़ होती है ऐसी न्यूज़ जो किसी भी इंडिविजुअल के व्यूज़ को या इंडिविजुअल की लाइफ को अफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं बैड न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर को कहना पड़ता है कि आई एम सॉरी योर पेशेंट इज़ नॉट लाइव, कि वो ज़िंदा नहीं रहा, मर चुका है, या अल्लाह मियाँ के पास पहुँच गया, अल्लाह का प्यारा हो गया। तो ये बैड न्यूज़ ब्रोकन करनी पड़ती है। तो बैड न्यूज़ को जो डिलीवर किया जाता है या ब्रेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, काउंसलिंग और इन्फॉर्मेशनल केयर है। बैड न्यूज़ को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। एग्जाम में यही सवाल बहुत अच्छे तरीके से आता है कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं फॉर ब्रेकिंग ऑफ बैड न्यूज़। तो पहला है बायोसाइकोसोशल मॉडल, इसके बाद है इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मॉडल, फिर है फुल डिस्क्लोजर मॉडल, फिर पैटर्नलिस्टिक मॉडल है, फिर नॉन डिस्क्लोजर मॉडल होता है। पहला है बायोसाइकोसोशल मॉडल। सबसे ज़्यादा रेकमेंडेड मॉडल बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है। आपने एग्जाम में यही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, बाकी के सिर्फ हेडिंग्स को या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को तैयार कर लेना। बायोसाइकोसोशल मॉडल की तकरीबन 6 से लेकर 7 हेडिंग्स होती है। इसकी 7 हेडिंग्स हैं। उसका निमोनिक यहाँ पे स्पाइक्स लिखा हुआ है। एस से सिटिंग एंड सेटिंग, पी से पेशेंट परसेप्शन, आई से इन्विटेशन, के से नॉलेज है, ई से एम्पैथी और एस से समराइज और लास्ट प्लान ऑफ एक्शन जो कि स्पाइक्स के अंदर नहीं था तो उसको रट्टा मार लेना, ओके। तो पहला है एक्सक्लूसिविटी, एक प्राइवेट रूम तलाश करना है, ठीक है। प्राइवेट रूम के अंदर डॉक्टर और पेशेंट की डिस्कशन होनी चाहिए या उसके फैमिली मेंबर की, ओके। फिर इसके बाद है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स।
ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट्स अकेले ही उस न्यूज़ को सुन नहीं सकता, लाइक उसको ये न्यूज़ बतानी हो कि आपको कैंसर हो गया है और आप के बाद 2 महीने यहाँ ज़िंदा रहने के लिए, तो पेशेंट के साथ उसका कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड भी होना चाहिए। ओके, सीटिंग अरेंजमेंट 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। बी अटेंटिव एंड बी काल्म, पेशेंट के सामने एंशियस या परेशान खुद नहीं हो जाना, ओके। आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए और अगर पेशेंट्स रोना शुरू हो जाए तो अपनी जो निगाही होती है वो नीचे झुका ले या अपने गियर्स को शिफ्ट कर दे। लिसनिंग मोड है, ओके। वही पैराफ्रेजिंग वाली बात है कि लास्ट वर्ड्स को आपने रिपीट करना है और साइलेंस वगैरह का करना है। फिर अवेलेबिलिटी है कि जो आप बैड न्यूज़ डिलीवर किया है, यानी आपने पेशेंट को बताना है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट है ये न्यूज़ बताने के लिए, ओके, ताकि पेशेंट को भी पता चल जाए कि डॉक्टर का भी बिजी लाइफ सेटल होता है, ठीक है, बिजी लाइफ सेटअप है। इसके बाद है पेशेंट परसेप्शन है, ओके। तो जो पेशेंट की परसेप्शन है, तो पहले तो सीटिंग और सेटिंग तो हो गया कि सीटिंग भी हो गया, सेटिंग भी हो गया, ओके। अब इसका निमोनिक इन्होंने अलीसा बी बनाया हुआ है, ईस्ट एक्सक्लूसिविटी, ओके। इसके बाद आई से इन्होंने आई थिंक इन्वॉल्वमेंट बताया हुआ है, ओके। एस से सीटिंग अरेंजमेंट है, ओके। फिर बी से अटेंटिव है, लिसनिंग एल से अलीसा बता दिया और ए से अवेलेबिलिटी है, ठीक हो गया। तो अलीसा वाला निमोनिक इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन आपने तरतीब से याद रखना है। इसके बाद है पेशेंट की परसेप्शन। इससे पहले कि आप कुछ बोलो, आपने पूछना है कि आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो पेशेंट के व्यूज़ को जानना है, ठीक है। फिर इसके बाद है इन्विटेशन, यानी आपने ये पूछना है कि आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानना चाहते हो, ठीक हो गया। फिर है नॉलेज, आपने साइंटिफिक या टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, बल्कि नॉन मेडिकल लाइफ के अंदर आपने सारा उसको एक्सप्लेन कर देना कि आपकी बीमारी ये है, आपको कैंसर हो गया या फिर आपका बचना मुश्किल है। एम्पैथी है, एम्पैथी के अंदर आपने बिल्कुल इसी कंडीशन के अंदर वैसे ही फ़ील करना है कि अगर आप होते तो आप भी वैसे ही फ़ील करते, यानी आपने दूसरे बंदे को ये एहसास दिलाना है कि आपने उसके इमोशंस को सही तरह से समझ लिया है, ठीक हो गया। आपने उसके इमोशनल एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो ये एम्पैथी होती है। यानी मुझे आपकी हालत सुन के बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ, मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा फ़ील कर रहे होगे, तो ये एम्पैथी होती है। समराइज़ कर देना डिस्कशन को एंड से पहले आपने पेशेंट को तमाम इन्फॉर्मेशन शॉर्ट समरी के फॉर्म में देना शुरू कर देनी है। और लास्ट है प्लान ऑफ एक्शन की, अब एक चीज़ हो चुकी है, अब नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, कीमोथेरेपी करवानी है या मेडिसिन्स यूज़ करनी है या फिर फाइनल क्या करना है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो स्पाइक्स वाला निमोनिक याद रख लेना ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के अंदर। इसके बाद है इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मॉडल। इस मॉडल के अंदर जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जिनको डिस्क्लोज़ कराना होता है और इसका रेट ऑफ डिस्क्लोजर होता है, वो पेशेंट की डिज़ायर के मुताबिक होता है। यानी पेशेंट कितना चाहता है कि मुझे पता चलना चाहिए, यानी पेशेंट कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता नहीं चलना चाहिए अपनी बीमारी के बारे में, या सिर्फ मुझे अपनी बीमारी का कॉज़ पता होना चाहिए, या मुझे अपनी बीमारी के बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो पेशेंट जितनी आपने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना है या उसका कितना रेट ऑफ डिस्क्लोजर है, वो डिपेंड करेगा पेशेंट की डिज़ायर के मुताबिक, ओके, ठीक हो गया। तो ये इसके एडवांटेजेस ये है कि इसकी वजह से सपोर्टिव डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है और पेशेंट को बेटर इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो पेशेंट की डिज़ायर के मुताबिक ही दी जाती है और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मिनिमाइज़ होता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ये एक्स्ट्रा इमोशनल रिसोर्सेज को ड्रेन कर लेता है। फिर है फुल डिस्क्लोजर मॉडल। अब डॉक्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि पेशेंट को हर चीज़ें बताना शुरू करे, तो फुल डिस्क्लोजर मॉडल के अंदर हम इसको सब चीज़ें बताना शुरू कर देंगे। इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की वजह से कहीं पेशेंट कंफ्यूज ना हो जाए और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। फिर है पैटर्न रियलिस्टिक है। पैटर्न रियलिस्टिक के अंदर जो डॉक्टर होता है किसी बुरी खबर को अच्छे तरीके से, यानी अच्छे मीठे लहजे से बताकर उसके पेन को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक हो गया। इसमें सिंपैथी भी आ जाती है जो कि मेडिकल एथिक्स में अलाउ नहीं होती। फिर है नॉन डिस्क्लोजर मॉडल। नॉन डिस्क्लोजर मॉडल के अंदर पेशेंट को आपने कुछ भी नहीं बताना कि उनको कैंसर है या उनकी लाइफ खतरे में है, ठीक है, कुछ भी नहीं बताना। इसका डिसएडवांटेजेस ये होता है कि पेशेंट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यानी पेशेंट कहता है कि मैं तो ठीक-ठाक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। पेशेंट कम्प्लायंस शो नहीं करता, नॉन कम्प्लायंट होता है, ट्रीटमेंट की तरफ एडहियर नहीं होता। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। पेशेंट अपने सेंस ऑफ कंट्रोल को खो देता है। लेकिन इसका एडवांटेजेस ये है कि ईज़ियर होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये उन लोगों के लिए प्रेफरेबल होता है जो अपनी हालत के बारे में जानना नहीं चाहते, जो लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था बिहेवियर साइंस का सेक्शन ए का पार्ट 2। थोड़ी सी मिस्टेक्स लैंग्वेज की हो रही थी क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा सर्दी लग रही है, बुखार थोड़ा सा हो गया है। तो अगर इस टाइप का कुछ स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ माज़रत, क्योंकि बुखार हो गया मुझे भी, ओके, सर्दी की वजह से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।